सभी प्यारे विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। उम्मीद है आप लोगों की बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छी चल रही होगी और आशा कर रहे हैं कि आप लोग अपने जो टारगेट है उसको जरूर अचीव करोगे। ठीक है, और जैसा कि भाई हम लोग अध्ययन कर रहे हैं फिजिक्स के सेट नंबर 4 का, जिसका कोड है जेबी, और इसके अंदर प्रश्न 3 तक कंप्लीट करा लिए थे। आज उसी क्लास को हम आगे लेकर आए हुए हैं और उसके आगामी प्रश्नों को हम अध्ययन करने वाले हैं। चलिए, उसके बाद बेटा हम लोग अध्ययन करेंगे प्रश्न नंबर 4 का क। और 4 का क प्रश्न क्या बोल रहा है? बोल रहा है हाइड्रोजन परमाणु के Nv कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा माइनस के 13.6 बट्टे n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। हाइड्रोजन के लिए ऊर्जा स्तर आरेख खींचिए तथा बामर एवं पार्श्व श्रेणी की रेखाओं हेतु संक्रमण दर्शाइए। चलिए देखो, यहां पर क्या है कि हाइड्रोजन परमाणु की जो Nv कक्षा है, हाइड्रोजन परमाणु की Nv कक्षा की ऊर्जा, भैया Nv कक्षा की जो एनर्जी है वो क्या है भाई? माइनस के 13.6 बट्टे n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, उसके बाद आपसे बेटा हाइड्रोजन के लिए ऊर्जा स्तर आरेख खिंचवाया है। चलिए देखो, यहां पर सबसे पहले ये कुछ बेटा हम लाइनें बना रहे हैं। कहां तक? इन्फिनाइट। देखो, ये बेटा हमने बना लिए ऊर्जा स्तर। ये क्या बना लिए? ऊर्जा स्तर। ये n बराबर 1 पहला ऊर्जा स्तर, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5, 6, 7, ऐसे डॉट 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 बेटा अनंत तक। ठीक है, अब सुनो, क्या होगा कि हाइड्रोजन परमाणु का जब कोई इलेक्ट्रॉन, हाइड्रो परमाणु का इलेक्ट्रॉन किसमें प्रवेश करेगा? उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आता है। समझिए, अब यहां पर भाई मान लिया हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से किसमें आ रहा है? निम्न ऊर्जा स्तर। मान लिया भाई 2 से किसमें आ रहा है? 1 में। उच्च ऊर्जा स्तर 3 से किसमें आ रहा है? 1 में। निम्न ऊर्जा स्तर में 4 से किसमें आ रहा है? 1 में। 5 से 1 में। 6 से भैया कहां पर आ रहा है? 1 में। 7 से कहां आ रहा है? 1 में। ऐसे बेटा अनंत तक। तो यहां पर जो उच्च ऊर्जा स्तर है और दूसरा एक कौन है भैया? निम्न ऊर्जा स्तर। अब निम्न ऊर्जा स्तर बेटा N1 बराबर किसमें इलेक्ट्रॉन आ रहा है? हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन किसमें आ रहा है? आप बोले सर 1 में आ रहा है। ठीक है, कहां से उच्च ऊर्जा स्तर बेटा? कहां से? 2 से, 3 से, 4 से, डॉट डॉट डॉट। यानी जब हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर N1 बराबर 1 में प्रवेश करता है तो ऐसी श्रेणी को बेटा हम क्या बोलते हैं? लाइमैन श्रेणी। क्या बोलते हैं? लाइमैन श्रेणी। ठीक है, क्या बोलेंगे? लाइमैन श्रेणी। ठीक, अब क्या होगा जब हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से, अब उच्च ऊर्जा स्तर बेटा, उच्च ऊर्जा स्तर, और से किसमें आएगा? निम्न ऊर्जा स्तर। अब निम्न ऊर्जा स्तर बेटा किसमें? N1 बराबर कितना? 2 में। निम्न ऊर्जा स्तर बेटा किसमें आएगा? 2 में। कहां से? उच्च ऊर्जा स्तर N2 बराबर बेटा कहां से? 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, डॉट 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 से। यानी 3 से बेटा किसमें प्रवेश करे? 2 में आए। 4 से 2 में, 5 से 2 में, 6 से 2 में, 7 से 2 में आता है। ठीक है, तो जब हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर N2 बराबर 3, 4, 5, 6, 7 डॉट 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 से निम्न ऊर्जा स्तर यानी N1 बराबर बेटा किसमें आए? 2 में। निम्न ऊर्जा स्तर किसमें आए? 2 में आए। तो ऐसी जो सीरीज प्राप्त होगी इसको बोलते हैं बामर श्रेणी। क्या बोलते हैं?
बामर श्रेणी। ठीक है, लाइमर बामर श्रेणी। अब क्या होगा, जब हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर कितना, N2 बराबर बेटा कहां से 4 5 6 डॉट 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 से किसमें आए, निम्न ऊर्जा स्तर, यानी N1 बराबर बेटा किसमें आए, 3 में आए। निम्न ऊर्जा स्तर बेटा N1 बराबर किसमें आए, 3 में। ठीक है, कहां से आए, 4 5 6 7। ठीक है, तो ये जो श्रेणी प्राप्त होगी वह बेटा कौन सी श्रेणी कहलाएगी, पाश्चन श्रेणी। कौन श्रेणी कहलाएगी, ये पाश्चन श्रेणी। ठीक है, इसी प्रकार जब हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर बेटा उच्च ऊर्जा स्तर N2 बराबर बेटा 5 6 7 डॉट 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 से किसमें आए भाई, निम्न ऊर्जा स्तर N1 बराबर बेटा किसमें आए, 4 में। जब निम्न ऊर्जा स्तर N1 बराबर बेटा किसमें आए, 4 में। कहां से, 5 6 7 डॉट 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 से। ठीक है, तो ऐसे श्रेणी बेटा जो प्राप्त होगी उस श्रेणी को बोलते हैं ब्रैकेट श्रेणी। क्या बोले भाई, ब्रैकेट श्रेणी। ठीक, इसी प्रकार जब हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर 5 6 7 डॉट 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 से निम्न ऊर्जा स्तर किसमें, 5 में आ रहा है, तो ऐसी श्रेणी को हम बेटा बोलते हैं फुंड श्रेणी। ठीक है, उच्च ऊर्जा स्तर बेटा कौन सा है, N2 बराबर 6 7 8 डॉट 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 से निम्न ऊर्जा स्तर N1 बराबर बेटा किसमें आ रहा है, 5 में। ठीक है, तो लाइमर बामर श्रेणी बेटा आपको ग्राफ में पूछी थी, ये हमारा कौन सा है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो आप लाइमर श्रेणी में कैसे लिखोगे, जब हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर N2 बराबर 2 3 4 डॉट 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 से निम्न ऊर्जा स्तर N1 बराबर 1 में प्रवेश करता है, आता है, तो यह बेटा श्रेणी जो प्राप्त होगी, सीरीज प्राप्त होती है वो लाइमर श्रेणी। ठीक है, बामर श्रेणी में बेटा निम्न ऊर्जा स्तर किसमें प्रवेश करेगा, 2 में। पाश्चन में बेटा निम्न ऊर्जा स्तर 3, ब्रैकेट में निम्न ऊर्जा स्तर 4 और फुंड बेटा निम्न ऊर्जा स्तर बेटा कौन सा है, 5। ठीक है, ये वाले बेटा जो होते हैं, ये वाले भाग, यहां पर ये वाले जो भाग है ब्रैकेट और पाश्चन, ब्रैकेट और फुंड, ये बेटा जो किरणों का उत्सर्जन करेंगे, तरंगों का उत्सर्जन करेंगे, ये अवरक्त भाग होगा। ठीक है, ये कौन सा होगा, अवरक्त भाग, ये पराबैंगनी भाग होगा और ये बेटा कौन सा होगा, दृश्य भाग। लेकिन आपसे यही क्वेश्चन पूछा गया था, आरेख खिंचवाया था और उसमें पूछा गया था लाइमर और बामन को। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई, स्क्रीनशॉट लो। इसके बाद भाई अध्ययन करने वाले हैं प्रश्न नंबर 4 का ख। बोल रहा है पतले लेंस के लिए लेंस मेकर सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। देखिए भाई, इसको पिछले सेट में भी करा दिया था, चलो आओ इसके अंदर भी अध्ययन करा दे रहे हैं। हेडिंग क्या है भाई, रहेगी हमारी लेंस मेकर सूत्र। लेंस मेकर सूत्र समझिए। चलिए आओ अध्ययन करते हैं इसमें भी। देखो, हम बेटा एक उत्तल लेंस लेंगे, इतना पतला होगा कि जैसे भाई उसकी जो दोनों लेयर हैं देखने में ऐसा प्रतीत होगा जैसे एक हो। ठीक है, चलिए समझते हैं। हमने क्या किया भाई, एक उत्तल लेंस लिया। ठीक है, यह बेटा बहुत ही पतला है। अब देखिए, यह इसका क्या होगा भाई, मुख्य अक्ष। ठीक है, अच्छा दोनों इसके बेटा कितने पृष्ठ हैं, 2 पृष्ठ हैं। लेंस के कितने पृष्ठ हैं, आप बोले सर 2 पृष्ठ हैं। ये पहला पृष्ठ है, पृष्ठ 1, और ये बेटा कौन सा पृष्ठ है, पृष्ठ 2। ठीक है, पृष्ठ 1 की जो वक्रता त्रिज्या है वह R1 है, पृष्ठ 2 की जो वक्रता त्रिज्या है वो कितनी है, R2 है। ठीक है, इसकी वक्रता त्रिज्या R1 है और इसकी वक्रता त्रिज्या R2 है।
हमने दोनों का अपवर्तनांक क्या मान लिया, n मान लिया। अब सुनो, इसके मुख्य अक्ष पे बेटा वस्तु रखी हुई है बिंदु O पर, ठीक है। बिंदु O पर क्या रखी हुई है, वस्तु, जो लेंस के पृष्ठ 1 से कितनी दूरी पर रखी हुई है, u दूरी पर, ठीक। अब क्या होगा कि भैया यहां से प्रकाश की किरण जाएगी इस तरीके से भाग A से। अब क्या होगा, इस भाग के लिए वस्तु कितनी दूरी पर रखी हुई है, u। अब यह प्रतिबिंब कहां बनाएगी भैया, यह प्रतिबिंब बेटा बनाएगी I डैश पर। कहां बना रही है, I डैश पर। तो इस वाले पृष्ठ के लिए वस्तु कौन रखी हुई है, वस्तु की दूरी u है, और इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कहां बन रहा है, I डैश पर, और यहां तक की दूरी बेटा ये क्या हो जाएगी, B डैश हो जाएगी, ठीक। लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि भैया इसमें तो भैया दूसरा पृष्ठ भी तो है। अब इस दूसरे पृष्ठ के कारण यह है प्रतिबिंब बेटा I डैश पे न बनकर कहां बनता है, वह प्रतिबिंब बेटा I पर बनता है। कहां बनता, I पर, ठीक है। अच्छा, यहां पर इस वाले पृष्ठ का जो प्रतिबिंब है वो कहां बन रहा है, I पर। इस वाले पृष्ठ का जो प्रतिबिंब है कहां बन रहा है, I डैश पर, ठीक। इस वाले पृष्ठ के लिए बेटा वस्तु कितनी दूरी पर रखी हुई है, u। इस वाले पृष्ठ के लिए जो वस्तु का काम करेगा वो पहले वाले प्रतिबिंब, पहले वाले पृष्ठ का जो प्रतिबिंब होगा वही दूसरे वाले पृष्ठ के लिए वस्तु का काम करेगा। और ये वाली दूरी बेटा यहां से यहां तक की दूरी ये क्या हो जाएगी, b हो जाएगी। ये दूरी क्या है, b हो जाएगी, ठीक। अब आप लोगों ने बेटा पढ़ा है गोलीय पृष्ठ के लिए, पृष्ठ के लिए किसका फॉर्मूला, अपवर्तन का सूत्र। गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र क्या होता है, फॉर्मूला होता है भाई n-k1 बट्टे r, n-k1 बट्टे r बराबर n/b माइनस 1/u, ठीक है। ये आप लोगों ने बेटा फॉर्मूला पढ़ा था, कहां पर पढ़ा था, गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन के सूत्र में। चलिए इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले लेंस के भाग 1 के लिए लगाओ। अपवर्तनांक बेटा n है तो n-k1 बट्टे पहले वाले भाग की जो त्रिज्या है वो r1 है, दूसरे वाले भाग की जो त्रिज्या है वो r2 है। तो पहले वाले भाग की त्रिज्या बेटा r1 बराबर n अपॉन पहले वाले भाग का प्रतिबिंब कहां बन रहा, I डैश पे, और I डैश तक की दूरी बेटा कितनी है, b डैश माइनस 1/u। पहले भाग के लिए बेटा वस्तु कितनी दूरी पर रखी हुई है, बिंदु O पर, और ये दूरी कितनी है, u है। समीकरण नंबर 1, ठीक। इसी प्रकार लेंस के भाग 2 के लिए, लेंस के भाग 2 के लिए, ठीक है, लेंगे भाई यहां पर। अब देखो, अब चूंकि बेटा इसका पृष्ठ भी चेंज हो गया तो अपवर्तनांक भी चेंज कर दो। इधर n है तो इसका क्या हो जाएगा, इस वाले भाग के लिए 1/n, तो 1/n माइनस के 1, इस वाले पृष्ठ की त्रिज्या r2 बराबर, अपवर्तनांक चेंज है 1/n बट्टे इस वाले भाग का प्रतिबिंब बेटा I पर बढ़ रहा है, ये दूरी b माइनस इस वाले पृष्ठ के लिए वस्तु का काम करेगा पहले वाले पृष्ठ का प्रतिबिंब, और ये कितनी दूरी पर है बेटा, यहां तक की दूरी b डैश, तो 1/b डैश, ठीक। इस n का 1 मल्टीप्लाई कर दो, n का जब 1 मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 1 - के n/n, इसके बट्टे बेटा कौन है, r2 बराबर n को नीचे लिख दो 1/nb माइनस के 1/b डैश, ठीक। इस n को भी नीचे ले आओ तो 1 - के n/n r2 बराबर 1/nv माइनस 1/b डैश, ठीक। हमें नीचे से बेटा n को हटाना है, तो आप बोले सर
क्या करना है, एन से गुणा करने पर, एन से गुणा करने पर। चलिए जब भाई एन से गुणा करेंगे तो कर दो एन 1 माइनस के एन वट्टे R2 बराबर एन अपॉन एन बी माइनस एन अपॉन बी डस। इस एन से ये एन कैंसिल, इस एन से ये एन कैंसिल, बचेगा बेटा 1 माइनस के एन वट्टे R2 बराबर 1 वट्टे बी माइनस एन अपॉन बी डस। ठीक है, समीकरण नंबर 2। अब करना क्या है, समीकरण 1 ये रहा और समीकरण 2 हमारा ये रहा। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर जब जोड़ोगे तो LHS LHS और RHS RHS, इसकी LHS में भाई n माइनस के 1 वट्टे R1 में जोड़ो 1 माइनस के n वट्टे R2 बराबर RHS में n अपॉन बी डैश माइनस 1 अपॉन यू में जोड़ेंगे 1 अपॉन बी माइनस n अपॉन बी डैश। भाई ये देखो प्लस का है और ये माइनस का है, कैंसिल। यहां से माइनस का चिन्ह कॉमन ले लो, यहां से माइनस कॉमन ले लो तो 1 अपॉन R1 n माइनस 1 वट्टे R1। बेटा यहां से जब माइनस चिन्ह कॉमन लोगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, n तो बेटा ये इसके आगे माइनस चिन्ह लगा, ये तो प्लस का हो जाएगा और 1 के आगे प्लस है वो किसका हो जाएगा, माइनस का, बट्टे R2 बराबर। इससे बेटा क्रम से लिख लो 1 अपॉन बी माइनस 1 अपॉन यू। यहां से कौन कॉमन आ रहा है, n माइनस के 1 कॉमन आ रहा है, n माइनस 1 क्या आ रहा है भाई, कॉमन आ रहा है, तो बचेगा 1 बट्टे R1 माइनस 1 बट्टे R2, यहां से कॉमन आ गया। ठीक है, बराबर 1 अपॉन बी माइनस 1 अपॉन यू बेटा क्या होता है, 1 अपॉन एफ। ये हमारा कौन है, लेंस मेकर सूत्र। ठीक है, अब पूछी गई है निर्भरता, चलिए वो भी जवाब देते हैं। पहले यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लो भाई। इसी के आगे भैया क्वेश्चन क्या पूछा है, लेंस के पदार्थ इसके बाद बेटा इसी में आगे क्वेश्चन पूछा है, लेंस पदार्थ के अपवर्तनांक तथा वक्र पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याओं का लेंस के फोकस दूरी पर प्रभाव का उल्लेख कीजिए। देखो यहां पर जो लेंस की जो फोकस दूरी है वह किस पे निर्भर करती है, वक्रता त्रिज्या पे। लेंस की फोकस दूरी है वो किस पे निर्भर कर रही है भैया, वक्रता त्रिज्या पे। देखो क्या फॉर्मूला है, अभी बेटा पढ़ के आए थे हम, लेंस मेकर सूत्र। क्या था फॉर्मूला, फॉर्मूला था n माइनस के 1, n अपवर्तनांक है हमारा, ठीक है, 1 बट्टे R1 माइनस 1 बट्टे R2 बराबर बेटा किसके था, 1 अपॉन एफ के। ठीक है, अब सुनो यहां पर क्या होगा, यदि हम बात करेंगे उत्तल लेंस के लिए, किसके लिए बात करेंगे, उत्तल लेंस के लिए। उत्तल लेंस के लिए जो R1 है, ये जो R1 है, ये R1 भाई हमारा कैसा होगा, धनात्मक। ठीक, R1 हमारा कैसा होगा, धनात्मक, क्योंकि इस पृष्ठ, इसका बेटा जब हम गोलीय पृष्ठ खींचेंगे तो इसका सेंटर इधर होगा और भाई इसकी त्रिज्या भी इधर होगी। जब इस भाग का गोलीय पृष्ठ खींचेंगे तो इधर खींचेगा। ठीक है, तो इसकी बेटा जो त्रिज्या होगी वो इधर होगी, तो इसलिए इसकी त्रिज्या ऋणात्मक और इसकी त्रिज्या धनात्मक। ठीक है, तो R और R2 हमारा कैसा होगा, ऋणात्मक होगा, ऋणात्मक। ठीक है, चलिए लगाओ यहां पर बेटा, तो n माइनस के 1 1 बट्टे R1 बेटा हमारा धनात्मक माइनस 1 बट्टे R2 हमारा कैसा होगा, ऋणात्मक, बराबर 1 अपॉन एफ। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो n माइनस के 1 1 बट्टे R1 प्लस 1 बट्टे R2 बराबर 1 बट्टे एफ। अब बात करेंगे भाई आपको जो फोकस दूरी मिलेगी वो कैसी मिलेगी, धनात्मक। फोकस दूरी कैसी मिलेगी, धनात्मक मिलेगी। अतः उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसी होगी, धनात्मक होगी।
ठीक है। इसी प्रकार अगर बात करेंगे भैया ये उत्तल लेंस के लिए, अब मैं बात कर रहा हूं यहां पर बेटा अवतल लेंस के लिए, बात किसकी कर रहा हूं, अवतल लेंस के लिए। अवतल लेंस के लिए भैया यहां पर जो R1 है वो कैसा होगा, ऋणात्मक, और R2 कैसा होगा, धनात्मक। ठीक है, चलो लगा दो। तो n माइनस के 1/R1 होगा भैया ऋणात्मक, माइनस 1/R2 कैसा होगा, धनात्मक, बराबर 1/f। अब यहां से बेटा क्या होगा, यहां से माइनस चिन्ह कॉमन ले लेंगे, यहां से चिन्ह कौन सा ले लेंगे, माइनस का कॉमन ले लो। तो यहां पर इन दोनों से तो माइनस को आगे ले लिया हमने, तो 1/R1 प्लस 1/R2 बराबर 1/f। तो निकलने वाली जो फोकस दूरी होगी वो कैसी होगी, ऋणात्मक होगी। अतः अवतल लेंस की फोकस दूरी कैसी होगी, अवतल लेंस की फोकस दूरी कैसी होगी, ऋणात्मक होगी। ठीक है, तो यहां पर फोकस दूरी निर्भर कर रहा है भाई किस पे, वक्रता त्रिज्याओं पे। ठीक, चलिए इसकी सॉल्व लीजिए भाई। इसके बाद भाई प्रश्न नंबर 4 का ग बोल रहा है भाई कि वैद्युत परपथ संबंधी किरचॉफ का नियम लिखिए। भैया यह सेट नंबर दूसरे में करा दिया है जेटी कोड में, तो आपको वहां से किरचॉफ के नियम को क्या कर लेना है, तैयार। वहां से आप लोगों को किरचॉफ के नियम को क्या कर लेना भैया, तैयार कर लेना है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है 2026 की दृष्टि से आप लोगों को बेटा ये तैयार करना है। ठीक है, चलिए इसके बाद न्यूमेरिकल्स दे रखा है, दिए गए संतुलित व्हीटस्टोन सेतु में बिंदु बी और किसके बीच में, डी पर विभव तथा धारा I1 और I2 के क्या करने हैं, मान ज्ञात करने हैं। ये आपको भाई चित्र दे रखा है, यह आपको क्या दे रखा है, चित्र। समझिए, सबसे पहले देखिए यहां पर इसमें देखा जाएगा ये व्हीटस्टोन सेतु है। ठीक है, इसमें देखो भाई कि यहां पर इस वाले प्रतिरोध के अंदर धारा I1, इस वाले प्रतिरोध के अंदर धारा I1, तो दोनों में जब धारा समान प्रवाहित हो रही है तो समान धारा किस क्रम में प्रवाहित होती है, आप बोले सर श्रेणी क्रम में। ठीक है, तो यहां पर लिख दूं, क्या लिखे कि 2 ओम व 4 ओम के प्रतिरोध किस क्रम में भाई, ये भाई किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। ठीक है, जब श्रेणी क्रम में है तो फॉर्मूला क्या होगा कि R बराबर R1 प्लस R2, तो R1 का मान 2 और R2 का मान 4, तो 2 + 4 इक्वल टू बेटा कितना ओम हो गया, 6 ओम। ठीक है, इसी प्रकार देखा जाए कि इसमें देखना भाई 3 ओम प्रतिरोध में भी धारा I2, 6 ओम प्रतिरोध में भी धारा I2। आप बोले सर ये भी तो कौन सा क्रम हो जाएगा, श्रेणी क्रम, तो इसको भी लिख लो, 3 ओम व 6 ओम के प्रतिरोध भी किस क्रम में जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में। और जब श्रेणी क्रम में है तो भैया इसका ही फॉर्मूला R बराबर R1 प्लस R2 बेटा 3 + 6 इक्वल टू बेटा कितना हो जाएगा, 9 ओम। ठीक, तो यहां तक की कहानी क्लियर हुई। आप सुनो, ऊपर वाला आपने एक प्रतिरोध बना दिया, कितने ओम का कर दिया भाई, ऊपर वाला एक प्रतिरोध बना दिया 6 ओम का, नीचे वाला एक प्रतिरोध बना दिया आपने कितने ओम का कर दिया, 9 ओम का। ठीक है, और ऊपर वाले में धारा बेटा कौन सी प्रवाहित हो रही है, इस वाले में धारा I1 जा रही है, इस वाले में धारा I2। अब देखना, अब आप बोलो सर जब दोनों में धाराएं भिन्न भिन्न जा रही है ना, तो ये कौन सा क्रम हो जाएगा, ये भैया हो जाएगा समांतर क्रम। कौन सा क्रम हो जाएगा, समांतर क्रम। तो समांतर क्रम में फॉर्मूला 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। R1 की जगह लगा दो बेटा 6, R2 की जगह लगा दो 9। अब यहां पर लासा आ जाएगा 18, 6 × 18, 3 बार गया, 3 का 1 मल्टीप्लाई प्लस
9 दूनी 18, 2 बार गया, 2 का 1 मल्टीप्लाई, 3 और 2 5/18, 1/r बराबर पलट दो। जब r को पलट दोगे तो 18/5 भाग कर दो, 5 3 15, बचे 3, भाग जाएगा नहीं, 10 लगा देंगे, 5 6 30। तो यानी हमने बेटा क्या निकाल लिया, ये निकाल लिया इसका प्रतिरोध, इस परपथ का प्रतिरोध। लेकिन इससे बेटा जुड़ा हुआ देखो एक आंतरिक प्रतिरोध भी है, ये हमारा कौन सा भैया, आंतरिक प्रतिरोध भी है। तो हम पूछेंगे परपथ का कुल प्रतिरोध, परपथ का कुल प्रतिरोध। तो आप बोले सर ये जो आपने ये बाह्य प्रतिरोध में किसको जोड़ दीजिए, आंतरिक प्रतिरोध को, तो कुल प्रतिरोध हो जाएगा। तो 3.6 में जोड़ो कितना आप 0.4 को, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4.0 ओम। ठीक है, ये हमने बेटा क्या निकाल लिया, कुल प्रतिरोध। ये क्या निकाल लिया भाई, कुल प्रतिरोध। ठीक है, अब बात करेंगे इसको कितने वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है, 6 वोल्ट की बैटरी से। कितने वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है, 6 वोल्ट की बैटरी से। तो B बराबर बेटा कितना है, 6 वोल्ट। तो आप क्या निकाल लोगे, धारा, यहां से निकलने वाली धारा को आप निकाल लोगे। ठीक है, तो धारा I को निकालना है, तो ओम के नियम से, ओम के नियम से क्या होता है, B बराबर I इंटू में R। B का मान भाई कितना है, 6 बराबर I तो निकालना है, R का मान बेटा कितना है, R का मान 4। ठीक है, ये 4 गुणा दूसरी ओर जाके भाग में, तो 6/4 भाग कर दोगे तो 4 एकम 4, बचे 2, भाग जाएगा नहीं, 10 लगाओ, 4 पंजे 20। यानी हमने बेटा जो टोटल धारा निकाली है वो कितनी निकाली है, 1.5 एम्पीयर की धारा यहां पर निकल रही है। लेकिन यही धारा बेटा आगे जाके कितने भागों में बट रही है, 2 भागों में। तो इन दोनों का योग किसके बराबर है, I के बराबर है। तो यानी बेटा लिखेंगे I1 प्लस I2 दोनों बेटा किसके बराबर है, दोनों की कुल बेटा धारा कितनी है, 1.5 एम्पीयर की है। ठीक है, अभी इस चीज की बेटा जरूरत पड़ेगी। अब देखो, अब यहां से बेटा हमें I1 और I2 के मान निकालने हैं। कैसे, देखो एक बंद पास बेटा ये बन गया और दूसरा बंद पास बेटा हमारा ये है। ठीक, चलिए तो यहां से क्या करेंगे, बंद पास एक ले लीजिए, किसको ले लेंगे, बंद पास एक में। देखो यहां पर ये देखो इस प्रतिरोध के अंदर धारा के संगत कौन लेते हैं, प्रतिरोध। धारा की दिशा में धनात्मक, धारा के विपरीत दिशा में ऋणात्मक। ठीक है, तो देखो यहां पर आप जा रहे हो A से B की ओर, यानी बंद पास एक A से B, B से चलेंगे बेटा D और D से फिर कहां जाएंगे, A में। ये बंद पास है। तो A से B के बीच में एक प्रतिरोध है 2 ओम और जिसमें धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, I1। तो 2 ओम में बेटा धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, I1। हम जा भी किधर रहे, A से B की ओर, धारा की डायरेक्शन भी बेटा उधर ही है, यानी चिन्ह बेटा कैसा रहेगा, धनात्मक। फिर B से D के बीच में कोई प्रतिरोध नहीं है, फिर D से A के बीच में एक प्रतिरोध है 3 ओम जिसमें धारा I1 है, धारा कौन है बेटा, I2 है। ठीक है, अब बेटा डायरेक्शन इसकी कौन सी है, डायरेक्शन है बेटा धारा की A से D की ओर, लेकिन हम तो जा तो विपरीत रहे हैं, चिन्ह कैसा होगा, माइनस बराबर। इस खंड में कोई भी विद्युत वाहक बल लगा हुआ है, तो आप बोले सर इसमें कोई विद्युत वाहक बल नहीं लगा हुआ है, इक्वल टू 0। व्हीटस्टोन्स स्टेट को बेटा देखना, आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर होगी। ठीक है, ये माइनस का दूसरी ओर जाके बेटा किसका हो जाएगा, प्लस का, तो 3I2। ठीक, चाहे आप बेटा यहां से I1 का मान निकाल लो, चाहे I2 का। देखो ये 2 गुणा में दूसरी ओर जाके भाग में, तो I1 बराबर हो जाएगा 3I2/2। तो इस I1 का मान कहां लगा दो, समीकरण 1 में। I1 का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलो रखो भाई। तो I1 का मान बेटा आपने निकाला है 3I2/2 प्लस I2 बराबर 1.5। 2 का बेटा इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 एकम 2 और 3 5, तो 5I2/2 बराबर 1.5। ठीक है, 2 ये भाग में दूसरी ओर जाके गुणा में, तो 5I2 बराबर 15 दूनी 30 यानी 3.0, 5 गुणा में दूसरी ओर जाके भाग में, तो I बराबर I2 बराबर हो जाएगा 3/5। ठीक है, तो भाग कर देंगे, तो 5 का भाग 3 में जाएगा नहीं, 10 लगाओ, 0 बढ़ा दो, 5 6 30,
तो यहां से बेटा हमने किसको निकाल लिया, I2 को। इस I2 का मान उठाओ और I2 का मान उठा के कहां लगा दो, इस वाले समीकरण के अंदर। I2 मान समीकरण 1 में रखने पर रखो भाई, तो यहां पर I1 प्लस I2 का मान है 0.6 बराबर 1.5, ये प्लस का दूसरी ओर जाके माइनस का, तो I1 बराबर हो जाएगा 1.5 माइनस 0.6। बेटा कितना बचेगा, कितना बचेगा भाई, 0.9 एम्पियर। तो ये हमने बेटा धारा निकाल ली I1 और I2। आपसे धारा पूछी थी I1 और I2, ठीक, ये हमने धारा के मान निकाल लिए। अब हमसे विभव और पूछा है B और D पे। यहां पर बेटा देखो, यहां पर क्या है, ये वाला जो सिरा C है वो बेटा पृथ्वी से जुड़ा हुआ है, और पृथ्वी जुड़ा हुआ है तो यहां पर तो बिंदु C पर बेटा विभव कैसा होगा, 0 होगा। तो हमें B और D के बीच में विभव निकालना है, तो पहले यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लो। देखो भाई, चलिए हम निकाल रहे बिंदु B पर विभव, और बिंदु B पर विभव क्या होता है, धारा इनटू में प्रतिरोध, क्योंकि बिंदु C पर जो विभव है वो कैसा है, शून्य है, ठीक है। तो यहां पर धारा, इसके अंदर धारा I1 है, तो I1 धारा बेटा कितनी है, 0.9, प्रतिरोध 4, तो 9 चौको 36, 3.6 वोल्ट, ठीक। इसी प्रकार बिंदु D पर विभव धारा इनटू में प्रतिरोध, धारा कितनी है I2, और I2 का मान 0.6, प्रतिरोध 6 अर्थात 36, 3.6 वोल्ट, ठीक है। चलिए यहां बेटा ये गा भी कंप्लीट होता हुआ, इसकी शॉट लीजिए। इसके बाद बेटा 4 का घ प्रश्न, वेरी इंपोर्टेंट, वेरी इंपोर्टेंट। क्या भाई, वायु सेवर्ट का नियम लिखिए, इस तथा इसके आधार पर अनंत लंबाई के धारावाहिक चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त कीजिए। देखिए वायु सेवर्ट का नियम, वायु सेवर्ट का नियम, देखो वायु सेवर्ट के नियम क्या है भाई, देखो वायु सेवर्ट ने ऑर्स्टेड के प्रयोग के आधार पे बेटा क्या किया, एक धारावाहिक चालक के सूक्ष्म भाग में कितना चुंबकीय क्षेत्र है उसके लिए एक फॉर्मूला दिया था, और वो फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था dB बराबर अल्पांश भाग के लिए जब चुंबकीय क्षेत्र को आपको ज्ञात करना है तो फॉर्मूला है dB बराबर μ0 अपॉन 4 पाई IDL sin थीटा वट्टे r स्क्वायर। यह बेटा क्या था, अल्पांश भाग में जब आपको चुंबकीय क्षेत्र निकालना है तो उसके लिए वायु सेवर्ट ने एक क्या किया, एक सूत्र दिया था, ठीक है। तो dB बराबर μ0 अपॉन 4 पाई आइडियल sin थीटा बट्टे r स्क्वायर। तो इस वायु सेवर्ट के नियम की सहायता से हमें अनंत लंबाई के रिज रेखीय धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की क्या करनी है, गणना करनी है, ठीक है। अब देखिए यहां पर सबसे पहले बेटा ये आया कैसे, इसको देखते हैं। देखो यहां पर बेटा एक धारावाहिक चालक तार लेंगे, धारावाहिक क्या लेंगे, चालक तार AB है। इस पूरे तार की क्या है, लंबाई L है। जब हम बेटा इसमें क्या करेंगे, धारा प्रवाहित करेंगे, तो धारा प्रवाहित करने पर इसके चारों ओर क्या उत्पन्न होगा, चुंबकीय क्षेत्र। और तार तो बेटा पता नहीं, अनंत लंबाई का तार है, अनंत लंबाई का क्या है, तार। लेकिन वायु सेवर्ट ने कहा भाई कि हम अनंत लंबाई के तार में चुंबकीय क्षेत्र को ज्ञात नहीं कर सकते हैं हमें, तो हम इसके लिए बेटा क्या करेंगे, एक सूक्ष्म खंड के लिए, सूक्ष्म खंड में कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है उसके लिए फॉर्मूला हम दे सकते हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या लिया था, एक सूक्ष्म खंड ले लिया था, सूक्ष्म अवयव, ठीक है। पूरे तार की लंबाई L है तो सूक्ष्म अवयव की लंबाई बेटा क्या ले ली हमने, DL, ठीक। इसके बिंदु O से थीटा कोण बनाते हुए
आर दूरी पर एक बिंदु कौन स्थित है, बिंदु P है, और इस पर बेटा कौन उत्पन्न हो रहा है, चुंबकीय क्षेत्र। इस पर कौन उत्पन्न हो रहा है, चुंबकीय क्षेत्र। यही चुंबकीय क्षेत्र निम्न बातों पर निर्भर करता है। कौन कौन, देखो यहां पर आपको कौन दिखाई दे, धारा, अल्पांश अवयव, दूरी और यहां पर कोण। तो यह बेटा जो चुंबकीय क्षेत्र है वह धारा के कैसा होता है भाई, समानुपाती, पहला। दूसरा, ये जो चुंबकीय क्षेत्र है इस अल्पांश अवयव के कैसा होता है, समानुपाती। तीसरा, ये जो चुंबकीय क्षेत्र है वह ज्या यानी साइन थीटा के कैसा होगा भाई, समानुपाती। लेकिन यहां पर ये दूरी के वर्ग के कैसा होता है भाई, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ध्यान रखना ये, ठीक। अब क्या करना है, समीकरण 1 2 3 1 2 3 व 4 की तुलना करने पर, जब भाई तुलना करोगे देखो यहां पर कौन मिलेगा आपको, डीबी चिन्ह मिल रहा है, उसके बाद आई डी एल साइन थीटा और बट्टे में कौन है, आर स्क्वायर। समानुपाती का चिन्ह हटेगा, बराबर का चिन्ह आया, एक कांस्टेंट लेकर आए के, आई डी एल साइन थीटा बट्टे आर स्क्वायर। के हमारा क्या है, समानुपाती नियतांक है, समानुपाती नियतांक है। तो फिर भाई के का कुछ तो मान होगा, जी हां, जब नियतांक है तो बेटा इसका मान होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। इसके मात्रक की अभी बात करेंगे, मात्रक की अभी बात करेंगे भाई, इसका क्या मात्रक होता है, ठीक है। चलिए तो लगा दो, डीबी बराबर यहां पर के की जगह लगाओ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बट्टे आर स्क्वायर। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है भाई, एक तो टेस्ला होता है, दूसरा या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर या न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर, ठीक। चलिए अब बात आ रही भाई, यहां पर इस म्यू नॉट का मान भी होता है, म्यू नॉट का मान कितना होता है, 10 की पावर माइनस के 7। चलिए अब इसका मात्रक लिख रहे हैं, अब इसका मात्रक लिख दें। चलिए इस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का मात्रक निकालना है। चलिए देखो, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का तो मात्रक निकालना है, ये आई डी एल साइन थीटा गुणा में है, जो दूसरी ओर जाके हो जाएंगे भाग में, ठीक। आर स्क्वायर ये गुणा भाग में है, दूसरी ओर होके जाएगा बेटा गुणा में। चलिए चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक चलो ये लगा दो, न्यूटन वट्टे एम्पियर इंटू मीटर। ये किसका मात्रक लगाया भाई, चुंबकीय क्षेत्र का। आर दूरी है, दूरी का मात्रक भैया मीटर स्क्वायर, बट्टे में धारा का मात्रक बेटा कौन होता है, एम्पियर, इंटू अल्पांश अवयव है, अवयव बेटा ये दूरी किसमें मापी जाती है, मीटर में, ठीक है। और ये साइन थीटा एंगल है, ठीक है। तो यहां से मीटर स्क्वायर से मीटर और मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा न्यूटन बट प्रति एम्पियर, और एम्पियर बेटा गुणा करोगे तो ये हो जाएगा एम्पियर स्क्वायर। तो इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। ये क्वेश्चन आपसे बेटा पूछा गया है, ठीक है। चलिए तो अब बेटा हम किसकी उत्पत्ति करने वाले, एक सीधे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो यहां तक पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लो भाई। चलिए भाई डेरिवेशन को हल कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले क्या लेंगे, एक अनंत लंबाई का धारावाही चालक तार लेंगे, अनंत लंबाई का एक धारावाही चालक तार ले लिया ए बी, ठीक है। अब सुनिए, अनंत लंबाई का एक धारावाही चालक तार है जिसकी लंबाई क्या है भाई, एल है, ठीक। इसमें हम क्या करेंगे, धारा को प्रवाहित करेंगे। तार में क्या प्रवाहित करेंगे, धारा। तो इसके तार के बिंदु O से x दूरी पर, तार के बिंदु O से x दूरी पर मान लिया एक बिंदु P स्थित है, और इसी बिंदु P पर हमें किसकी गणना करनी है, भैया चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। एक ये सीधा तार है, जब इसमें आप धारा प्रवाहित करोगे तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, लेकिन कितनी दूरी पर, तार से मैंने मान लिया तार के बिंदु O से
x दूरी पर एक बिंदु P ले लिया, इतनी दूरी पर बेटा, और इसी बिंदु P पर हमें क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है, ठीक है। लेकिन यहां पर होगा क्या कि भाई बायल सेवर्ट ने बताया था कि हम इतने बड़े अनंत लंबाई के तार में कितना चुंबकीय क्षेत्र है इसके बारे में तो नहीं बता सकते, लेकिन सूक्ष्म खंड में कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है इसके लिए हम आपको एक फॉर्मूला दे रहे हैं। और जब हमें सूक्ष्म खंड में चुंबकीय क्षेत्र पता लग जाएगा तो उसका कर दीजिए समाकलन, हमें बेटा संपूर्ण भाग में पता लग जाएगा। चलिए तो हम इसमें क्या करेंगे, एक अल्पांश अवयव ले लिया, एक अल्पांश अवयव बेटा, यहां पर इसको हम ले रहे हैं P और Q नाम दे रहे हैं, इसको नाम दे दिया AB। एक अल्पांश अवयव AB, पूरे तार की लंबाई L थी तो इस अल्पांश अवयव की लंबाई बेटा कितनी हो जाएगी, यहां पर पूरे तार की लंबाई L, तो अल्पांश अवयव की लंबाई बेटा L के आगे D लगा दो, ठीक। इस अल्पांश के कार्ड बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है, पहले कितना है तो इसे मिलाओ, इसको भाई क्या करो मिलाओ, ठीक है। ये बेटा अल्पांश अवयव है, ये एंगल कितना है, ये सूक्ष्म खंड से बाहर है, ये अल्फा है, तो ये कितना हो जाएगा, तो इस अल्फा के आगे क्या लगा दो D। ये हमारा कौन सा है बेटा, सूक्ष्म खंड में यहां पर इस तरीके दर्शा दिया, ये सूक्ष्म खंड के, ठीक है। चलिए ये अल्फा कोण है तो ये सूक्ष्म खंड है तो डी अल्फा। अब देखो यहां से दूरी और यहां से दूरी देखो बराबर होगी क्या, एक डिस्टेंस बेटा यहां से है और एक यहां से है, क्या दूरी बराबर है, नहीं, तो आप क्या करोगे सर इस पे लंब डाल दो दूरी बराबर करने के लिए, ये हमने लंब डाल दिया, ठीक है। ये बिंदु ले लिया हमने यहां पर C, ये लंब डाल दिया, ये क्या डाल दिया हमने लंब, ठीक। अब यहां से ये दूरी बेटा हमने मान ली R है, ये दूरी कितनी है R, ठीक, स्मॉल r, और ये C से बिंदु P तक की दूरी भी कितनी हो जाएगी R, ठीक है। अच्छा ये एंगल बेटा, ये एंगल कितना होगा, ये एंगल मान लिया यह एंगल बेटा हमारा थीटा है, यह एंगल कितना है थीटा है, ये एंगल कितना थीटा, हमें इस एंगल को बताना है कितना है। देखो यहां पर भाई ये पता, ये एंगल थीटा है, पूरा यहां से यहां तक कितना है 180, कितना है 180, 180 में से आपको कितना पता थीटा, उसको हटा दो तो ये एंगल निकल आएगा, तो 180 माइनस के थीटा, ठीक। चलिए सबसे पहले आपको 3 त्रिभुज मिल रहे हैं, देखो पहला, दूसरा और तीसरा। तो सबसे पहले हम बेटा करेंगे त्रिभुज फर्स्ट को हल, त्रिभुज ABC में सबसे पहले क्या हल करेंगे, त्रिभुज ABC में। देखो यहां पर त्रिभुज को बाहर निकाल ले रहे भाई, त्रिभुज को बाहर निकाल लिया, BAC बेटा ये DL है, ठीक है, और ये एक एंगल कितना है 180 माइनस के थीटा, ठीक। चलिए अब चलिए लगाते बेटा, यहां पर सूक्ष्म खंड के लिए क्या लगाएंगे साइन, सूक्ष्म खंड के लिए क्या लगाएंगे साइन। अब बात करेंगे बेटा कौन सी भुजा लंब होगी, कौन सी कर्ण होगी और कौन सी आधार। एंगल के सामने वाली भुजा बेटा होती है लंब, 90 अंश के सामने वाली भुजा बेटा होगी कर्ण, तो बचा कौन भाई आधार, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर होता है लंब वट्टे कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब वट्टे कर्ण, तो यहां पर साइन थीटा का मान थीटा की जगह बेटा कितना है 180 माइनस के थीटा बराबर लंब वाली भुजा, लंब किसके आगे लिखा हुआ है, लंब लिखा हुआ है BC वट्टे कर्ण किसके आगे लिखा हुआ है, कर्ण AB के आगे लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ 180 थीटा इक्वल टू साइन थीटा बराबर हो जाए कर्ण AB बेटा कितना है DL है, ये DL भाग में दूसरी ओर जाके गुणा में, तो यहां पर बट्टे कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो BC बराबर हो जाएगा DL साइन थीटा, समीकरण नंबर 1, ठीक। चलिए पहला त्रिभुज हल कर लिया। इसी प्रकार अब दूसरा त्रिभुज, त्रिभुज BPC के अंदर, त्रिभुज BPC में देखो यहां पर त्रिभुज को दूसरा निकाल ले रहे, ये रहा दूसरा त्रिभुज, ठीक है, P और ये बेटा B और ये C, ठीक है। ये एंगल D अल्फा है, ठीक, और ये दूरी बेटा R है,
चलिए, और अब देखो थीटा के सामने वाली भुजा बेटा कौन होती है? लंब। कॉर्ड के सामने वाली भुजा लंब। ठीक है, ये 90 है, 90 के सामने वाली भुजा बेटा ये हो जाएगी कर्ण। तो ये बचा कौन हमारा? आधार। और ये भी बेटा सूक्ष्म खंड के अंदर है, तो इसमें भी लगाएंगे साइन। क्या लगाएंगे? साइन। तो यहां पर लगा देंगे साइन थीटा। साइन थीटा की जगह बेटा कौन है? थीटा की जगह एंगल डी अल्फा है, तो साइन डी अल्फा बराबर लंब। लंब वाली भुजा बेटा बीसी है, वट्टे कर्ण, कर्ण वाली भुजा बीपी है। कर्ण वाली भुजा कौन है? बीपी। तो देखो अब जब भी बेटा सूक्ष्म कोण की स्थिति में, किसकी स्थिति में? सूक्ष्म कोण की स्थिति में क्या होता है भाई? साइन थीटा लगभग बराबर किसके होता है भाई? थीटा के। साइन थीटा बराबर किसके होता है? थीटा के। किसमें? सूक्ष्म कोण की स्थिति में। तो साइन डी अल्फा बराबर हो जाएगा बेटा किसके? अल्फा के बराबर बीसी बट्टे, और बी से पी तक की दूरी कितनी है? आर। ये आर भाग में दूसरी ओर जाके गुणा में, ये बेटा डी अल्फा। कोण कितना है? डी अल्फा। ठीक है, तो आर ये भाग में दूसरी ओर जाके गुणा में, तो बीसी बराबर हो जाएगा आर डी अल्फा। समीकरण नंबर 2। अब करना क्या है? समीकरण 2 और समीकरण 1 कि एलएचएस को देखो। आप बोलो सर बराबर है, जब एलएचएस बराबर है तो आरएचएस बराबर कर लो। समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर करोगे तो इसकी एलएचएस बराबर आरएचएस बराबर कर दो, तो डी एल साइन थीटा बराबर हो जाएगा आर डी अल्फा। ठीक है, समीकरण नंबर डाल दिया बेटा इसको 3। ठीक, समीकरण नंबर क्या डाल दिया? 3 डाल दिया। अब इसी प्रकार अब 2 त्रिभुज हल हो चुके, अब तीसरे में आ जाओ। तीसरा त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ओपीबी में। ओपीबी में देखो, ये P है, ये O है, ये B है। ठीक है, ये एंगल बेटा अल्फा है, ये दूरी x है, और ये दूरी बेटा कितनी है? r। चलिए, कोण के सामने वाली भुजा बेटा कौन है? एंगल के सामने वाली भुजा लंब। ये 90 अंश है, इसके सामने वाली भुजा कर्ण। तो बचेगा कौन बेटा? आधार। और यहां पर सूक्ष्म खंड से बाहर है, तो लगाएंगे कॉस थीटा। क्या लगा देंगे? कॉस थीटा। और कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आपको पता है एल ए एल बट्टे क्या होता है? के के ए। आधार बट्टे कर्ण इक्वल टू कॉस थीटा। लंब बट्टे कर्ण साइन, ये साइन है, ये कॉस के लिए, और ये बेटा किसके लिए? टैन के लिए। तो कॉस थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण। ठीक है, चलिए कॉस थीटा की जगह बेटा अल्फा बराबर आधार हमारा ओपी है, बट्टे कर्ण हमारा बीपी है। चलिए लगा दो, तो यहां पर कॉस अल्फा बराबर ओपी, ओ से पी तक की दूरी x बट्टे बीपी, बी से पी तक की दूरी r। ये x गुणा में है, दूसरी ओर जाके भाग में, तो कॉस अल्फा बट्टे x बराबर 1 बट्टे r। ठीक है, समीकरण नंबर बेटा इसको डाल दो 4। तो पहले यहां तक सबसे पहले त्रिभुज को हल किया, फर्स्ट सेकंड और थर्ड को। पहले दूसरे को बेटा हमने क्या किया था? पहले दूसरे को हमने साइन लगाया, और दोनों से बेटा हमने बीसी के इक्वल कर लिया। समीकरण 1 और 2 से बेटा दोनों त्रिभुज से हमने बीसी को क्या कर लिया? इक्वल कर लिया। उसके बाद फिर हमने बेटा क्या किया? फिर हमने त्रिभुज तीसरा हल किया, और जहां से 1 बट्टे r निकाल लिया। ठीक, तो पहले बेटा यहां तक का स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम आगे हल करा रहे। स्क्रीनशॉट लो। चलिए अब बेटा लगाएंगे वायो सेवर्ट का नियम। क्या लगाएंगे? वायो सेवर्ट के नियम से। क्या भाई वायो सेवर्ट का नियम? डीबी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बट्टे आर स्क्वायर। चलिए देखो, हम चले जाएं समीकरण 3 से। समीकरण 3 से आपको मिल जाएगा किसका मान? डीएल साइन थीटा। डीएल साइन थीटा बराबर किसके है भाई? आर डी अल्फा के। तो लगाओ डीबी बराबर
म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, और ये बेटा हो जाएगा आई आर इंटू में डी एल आर डी अल्फा बट्टे कौन है आर स्क्वायर, आर से स्क्वायर कैंसिल, अब बचेगा बेटा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी अल्फा बट्टे आर। ठीक है, ये बेटा अब थोड़ा सा चले जाओ समीकरण नंबर 4 से, समीकरण 4 से देखो 1/r, भैया 1/r बराबर किसके है, कॉस अल्फा बट्टे एक्स, तो dv बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटू में बेटा कौन हो जाएगा, और यहां पर बेटा कौन है आई के साथ डी अल्फा है, इंटू में बेटा कौन हो जाएगा 1/r की जगह लगाओगे कॉस अल्फा बट्टे एक्स। ठीक है, ये बेटा हमने क्या किया है, यहां से हमने निकाल लिया सूक्ष्म खंड में चुंबकीय क्षेत्र, यहां से हमने किस में निकाल लिया, सूक्ष्म खंड में चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमें बेटा बताना है कहां से कहां तक चुंबकीय क्षेत्र, हमने मान लिया हमें बताना बेटा यहां पर ये निश्चित ले लिया हमने, ये ले लिया S भाग और ये ले लिया T भाग, S से T तक चुंबकीय क्षेत्र बताना, तो इसको मिला दो इससे, तो आपको एक एंगल ये मिल जाएगा, देखो एक एंगल ये मिल गया, और यहां से बेटा मिलाओगे इसको तो एक एंगल ये मिल जाएगा, तो ये बेटा एंगल ये वाला है φ1 और ये वाला है हमारा φ2। ठीक है, तो आपको φ1 से φ2 तक चुंबकीय क्षेत्र बताना है। ठीक, मूल बिंदु से नीचे का बेटा, नीचे की दूरियां ऋणात्मक और ऊपरी दूरियां कैसी होती धनात्मक, तो हमें निकालना है φ1 से φ2 तक चुंबकीय क्षेत्र। चलिए, तो आपको बेटा क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, तो इस छोटे से हिस्से का समाकलन कर दो, इस छोटे से हिस्से का क्या कर दो समाकलन, कहां से φ1 से लेकर कहां तक φ2 तक, पर नीचे की बेटा जो दूरियां होती हैं ऋणात्मक होती हैं, तो φ1 हमारा कैसा हो जाएगा ऋणात्मक, मूल बिंदु से नीचे की दूरियां ऋणात्मक। ठीक है, और छोटे से हिस्से का क्या कर दो समाकलन। ठीक, चलिए लगाओ मान बेटा, माइनस के φ1 से φ2 तक समाकलन करना, dv का मान है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी अल्फा कॉस अल्फा बट्टे एक्स। ठीक है, चलिए अब क्या करना है, यहां से बेटा कॉस अल्फा का समाकलन करना है डी अल्फा के सापेक्ष, बाकी बात सब बाहर निकाल लो, तो यहां से b बराबर हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और यहां से बेटा आई डी अल्फा, सॉरी डी अल्फा का बेटा डी अल्फा के सापेक्ष कॉस अल्फा का समाकलन करना है, आई अपॉन एक्स बाहर आ जाएगा और समाकलन होगा माइनस के φ1 से φ2 तक किसका, कॉस अल्फा का। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन एक्स, लिमिट लग जाएगी एक, कहां से कहां तक, माइनस के φ1 से और कहां तक φ2 तक। ठीक है, और कॉस अल्फा बदल जाएगा बेटा किस में, साइन अल्फा में, किस में बदल जाएगा, साइन अल्फा के अंदर। ठीक है, अब करना क्या है, करना ये भाई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन एक्स, यहां पर करना क्या है, अल्फा की जगह अपर लिमिट माइनस अल्फा की जगह लोअर लिमिट। चलिए लगा दो यहां पर बेटा, तो साइन अल्फा की जगह φ2 माइनस साइन, और अल्फा की जगह माइनस के फाई, तो बेटा माइनस के चिन्ह को आगे लिख ले रहे हैं, साइन और अल्फा की जगह φ1 लगा दो। ठीक है, माइनस के φ1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा भाई प्लस हो जाएगा, साइन φ2 प्लस साइन φ1 प्लस वाले, तो ठीक है, तो ये हमने बेटा निकाल लिया चुंबकीय क्षेत्र, कहां से कहां तक, ये निकाल लिया S से T तक। अब आपको निकालना है P से Q तक चुंबकीय क्षेत्र, अनंत तक। अब देखो जैसे जैसे बेटा ये दूरी देखो, आप P से Q तक निकालना है आपको, कहां से कहां तक निकालना है, P से Q तक। अब देखो अनंत तक निकाल, तो अब देखो ये दूरी बढ़ती चली जाएगी, ये दूरी बढ़ती चली जाएगी, तो ये भी बेटा डिस्टेंस बढ़ती चली जाएगी, और एक स्थिति ऐसी आएगी कि भैया इसके कैसे हो जाएगी, ये वाली जो दूरी है ये इसके बराबर हो जाएगी। ठीक है, ये दूरी है, ये वाली दूरी है वो इसके बराबर हो जाएगी, और देखो यहां पर बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र बताना है, तो यहां पर
ये जो φ1 है वो किसके बराबर हो जाएगा 90 के। इसी प्रकार जो φ2 है वो भी किसके बराबर हो जाएगा 90 के हो जाएगा। तो आपको बताना है P से Q तक चुंबकीय क्षेत्र, P से Q तक चुंबकीय क्षेत्र। तो ऐसी स्थिति में बेटा φ1 और φ2 दोनों के मान बेटा कैसे हो जाएंगे 90 हो जाएंगे। तो B बराबर हो जाएगा μ0/4 पाई I/x साइन φ1 का मान साइन φ2 का मान भी 90 प्लस साइन φ1 का मान भी 90, साइन 90 का मान 1, तो ये भी 1 और ये भी 1, तो B बराबर हो जाएगा μ0/4 पाई I/x 1 + 1, 1 और 1 कितना हो गया 2, तो B बराबर हो जाएगा μ0/4 पाई 2I/x। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला। तो ये अनंत लंबाई के धारावाहिक चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। स्क्रीनशॉट लीजिए भाई।